अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी बात जो मैं अक्सर कहती होती हूँ कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बेटा, ये इस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट से करने का जो तरीका है वो इसलिए इख्तियार किया जाता है, इसके पीछे दो ही मकसद हैं। एक तो उनका कॉन्सेप्ट चेक करना और दूसरा लर्निंग चेक करना। तो जो भी एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने के लिए आते हैं, उनको सॉल्व करते हुए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप स्टेटमेंट को कम से कम 2 दफ़ा पढ़ें और फिर तमाम ऑप्शंस के बारे में उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें। और जो ऑप्शन स्टेटमेंट को अच्छा जस्टिफाई करे, उस ऑप्शन को फिर आप चूज़ करें। तो ये कोई तरीका नहीं होता बेटा कि सवाल की स्टेटमेंट आपको पता ना हो और आपको पता हो कि जी इन ऑप्शन में से तीसरी ऑप्शन जवाब है। तो बेटा, इस बात पे आपने आज से गौर करना है कि जो एमसीक्यू है वो क्या चेक कर रहा है। आया वो आपका नॉलेज चेक कर रहा है इन द सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट, या वो आपका नॉलेज चेक कर रहा है इन द सेंस ऑफ योर लर्निंग आउटकम। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू को, और इस बात को साथ साथ अप्लाई करना सिखाती हूँ मैं आपको आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में, ताकि आप इसे फर्दर भी जहाँ कहीं भी जिस भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू पढ़ें, इस बात को ऐसे ही अप्लाई करके देखें। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हाँ जी, यहाँ पे आपका चेक किया जा रहा है कॉन्सेप्ट और लर्निंग दोनों ही। पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से किस पार्टिकल की वजह से हम पहुंचे थे प्रोटॉन की तरफ। तो देखें, सबसे पहला वर्ड है जी कैथोड रेज। फर्स्ट ऑप्शन इज कैथोड रेज। तो कैथोड का वर्ड पढ़ते ही आपके जहन में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड और इलेक्ट्रॉन क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, लिहाजा कैथोड रेज से प्रोटॉन तो डिस्कवर नहीं हुआ था। उसके बाद केनाल रेज का वर्ड है। केनाल रेज से आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि केनाल रेज का वर्ड किसने यूज़ किया था और हमने कहाँ पढ़ा था। तो बेटा, केनाल रेज का वर्ड हमने पढ़ा था कैथोड की डिस्कवरी के बाद। और ये वर्ड यूज़ किसने किया था? ये वर्ड हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में ही पढ़ा था। और इसमें गोल्डस्टेन का नाम आपके जहन में आना चाहिए। उसने कहा था केनाल रेस को। तो गोल्डस्टेन का जो एक्सपेरिमेंट था, उसने किसको इंट्रोड्यूस करवाया था? उसने इंट्रोड्यूस करवाया था प्रोटॉन्स को। ठीक है, तो लिहाजा आंसर आपको मिल गया, कौन सा? केनाल रेस। ठीक है, लेकिन फिर भी आप बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। ठीक है, एक्सरेज, हाँ एक्सरेज के बारे में हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा और ये इसलिए इसका आंसर नहीं हो सकता। अल्फ़ा रेज, अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोटॉन्स की डिस्कवरी से रिलेटेड नहीं थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको आप मार्क करने साथ। अच्छा जी, इसके बाद आपका जो सेकंड है क्वेश्चन, उसको पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। अब पेनिट्रेशन से सबसे पहले आपके जहन में आएगा कि जो आपका कॉन्सेप्ट के किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ के बात हो रही है कि उसके अंदर किसी चीज़ का घुसना पेनिट्रेशन कहलाता है। तो क्या प्रोटॉन के केस में आपने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो प्रोटॉन्स जो थे क्या वो पेनिट्रेट कर रहे थे? प्रोटॉन पार्टिकल्स, आपने जो इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा था डिस्चार्ज ट्यूब वाला, उसमें आप याद करें, आपने क्या देखा था उसमें? कहीं पेनिट्रेशन हो रही थी उसकी? पेनिट्रेशन के बारे में नहीं था। अब जब और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचें, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या था? जब आप इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की डिस्कवरी पढ़ रहे थे, तो आपने पढ़ा था कि जी इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में जो चीज़ आती है उसका शेडो बन जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट नहीं करते। और जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स के बारे में, हाँ, जब हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये थी कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद है अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पेनिट्रेटिंग है। अल्फ़ा पार्टिकल्स आपने पढ़े थे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में, जो कि गोल्ड फॉइल में से आसानी से उसकी जो पार्टिकल्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, वो गुजर गए थे। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पेनिट्रेटिंग है और न्यूट्रॉन्स भी पेनिट्रेटिंग है। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है मोस्ट पेनिट्रेटिंग।
तो फिर आप कौन सा यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे न्यूट्रॉन को, क्योंकि इस केस में जो न्यूट्रॉन है वो है मोस्ट पेनिट्रेटिंग, क्योंकि इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ था हाईली पेनिट्रेटिंग का। ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्बिट वर यूज्ड बाय। हाँ जी, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात जे थॉमसन ने कही थी? नहीं, जे थॉमसन ने तो दिया था हमें प्लम पुडिंग मॉडल। रदरफोर्ड ने कही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और बोहर ने, हाँ जी, ये बात की थी ऑर्बिट के बारे में। और प्लांक ने क्या कहा था? प्लांक ने कहा था एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के बारे में। बस उसने बात की थी कि जो किसी भी जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया था क्वांटम का, प्लांक ने। तो लिहाजा आंसर क्या हुआ? आंसर इज बोहर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट विच आर द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल्स। अच्छा, अब यहाँ से आपके जहन में आना चाहिए वो टेबल जो आपको शेल्स और सब शेल्स पढ़ाते हुए मैंने आपको दिखाया था। सबसे पहला शेल है के, जिसके अंदर है 2 सब शेल। ये आपकी बुक में भी है। वेट अ वाइल। जी बेटा, ये है आपके बुक में टेबल, देखें, जिसमें नंबर ऑफ शेल एंड उसके नाम और सब शेल्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन ये था कि किस शेल में है जो 3 सब शेल मौजूद हैं। क्वेश्चन था जी, हाँ जी, आप ज़रा देखें अपनी बुक पे स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल। तो देखें, पहले वाले में 1 सब शेल, दूसरे वाले में 2 सब शेल और तीसरे वाले में है 3 सब शेल। तो आंसर क्या है इसका? एम। ठीक है, तो देखें क्या एम की ऑप्शन है आपके पास? जी, ऑप्शन नंबर डी इज एम। जी बेटा, तो करेक्ट ऑप्शन इज एम शेल। ठीक है जी। इसके बाद देख लें जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट द विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस। वर्ड जिस पे आपने गौर करना है दैट इज डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। तो जब हम बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रेडियोथेरेपी के बारे में, जो कि है ट्यूमर ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके अगला पॉइंट था डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस में हमने इनमें से किस रेडियो आइसोटॉप को पढ़ा था, ये है अब याद वाली बात। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 पहली ऑप्शन है। कोबाल्ट 60 को हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट वाली ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद है आयोडीन 131। हाँ, आयोडीन 131 को हमने डायग्नोसिस में पढ़ा था, लेकिन डायग्नोसिस में उसने वर्ड यूज़ किया था आयोडीन 131 फॉर द ग्वाइटर और इन थायराइड ग्लैंड। अब ग्वाइटर और थायराइड ग्लैंड जो है उसको ट्यूमर के तौर पे अगर उसने लिया है तो वो भी एक मतलब आउटग्रोथ ही है। तो ये ऑप्शन इसकी हो सकती है। अगली ऑप्शन देखते हैं स्ट्रोंशियम 90। तो स्ट्रोंशियम 90 भी हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। ठीक है, स्ट्रोंशियम 90 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में था। और ये पेनिट्रेटिंग रेज एमिट करता है, बीटा रेज एमिट करता है, हमने ये पढ़ा था। तो ये भी डायग्नोसिस में तो फॉल नहीं करता। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ फॉस्फोरस 32। तो फॉस्फोरस 32 भी बेटा हमने पढ़ा था रेडियोथेरेपी में, कैंसर ट्रीटमेंट में फॉर स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो कौन सी लग रही है? आयोडीन 131। ठीक है जी। तो आप भी हमेशा जब भी MCQ सॉल्व करेंगे तो बेटा इसी तरह हर ऑप्शन को पढ़ेंगे और फिर जो ऑप्शन आप डिफेंड कर रही होगी आप उसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है जी व्हेन U235 ब्रेकअप इट प्रोड्यूसेस। हाँ जी, U235 हमने ब्रेक कहाँ किया था? जब हम रेडियो आइसोटॉप से एनर्जी जनरेट करवा रहे थे। तो एनर्जी जनरेट हो रही थी और साथ बन रहे थे 2 उसके स्प्लिटेड एटम्स विद सम रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये याद वाली बात है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बन रहे थे। न्यूट्रॉन्स, जी हाँ, न्यूट्रॉन्स बन रहे थे। प्रोटॉन्स बन रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और नथिंग की ऑप्शन नहीं जी, बन रही थी 3-4 चीज़ें बन रही थी टोटल। एक एटम 2 चीज़ों में स्प्लिट हुआ था, 2 एटम्स में, और 7 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए थे और बहुत सारी एनर्जी। तो इनमें से जो ऑप्शन है वो यहाँ पे
न्यूट्रॉन्स की है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज न्यूट्रॉन्स। उसके बाद है जैसे पी सब शेल हैज़। अच्छा, अब इस किस्म की बात यहाँ पे अभी हमने डिस्कस नहीं की सब शेल के नेक्स्ट ऑर्बिटल्स की। तो बेटा सब शेल जो है इसको भी डिफरेंट ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया जाता है। इसका भी एक फॉर्मूला है सिंपल, जो है 2 1 प्लस 1। तो यानी जो सा नंबर ऑफ सब शेल है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके और उसमें 1 प्लस करते हैं तो आपको सब शेल्स पता चलते हैं। तो पी सब शेल था थर्ड वन, लिहाजा इसमें है टोटल 3 ऑर्बिटल्स। इसकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। वैसे इस बात को आप समझ लें, जो फर्स्ट सब शेल था वो 1 था, उसमें 1 ऑर्बिटल है। सेकेंड सब शेल जो है वो पी है, उसमें 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, उसके बाद है जी ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम हमने कहाँ पढ़ा था बच्चों? ड्यूट्रियम किसका नाम था? ड्यूट्रियम नाम था हाइड्रोजन के फर्स्ट आइसोटोप का, जिसका एटॉमिक मास क्या था? जिसका एटॉमिक मास था 2। वैसे नॉर्मली हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, जबकि जो ड्यूट्रियम था उसका एटॉमिक मास 2 था। तो इस 2 जो एटॉमिक मास वाले हाइड्रोजन था, इसके बारे में उन्होंने पूछा है कि क्या बन सकता है इससे, लाइट वाटर, हैवी वाटर, सॉफ्ट वाटर या हार्ड वाटर। तो बेटा लाइट वाटर की कोई टर्म नहीं है सच केमिस्ट्री में यूज़ होती। वर्ड हैवी वाटर और हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की टर्म हाँ यूज़ होती है, जिसमें से हैवी वाटर डिफाइन करता है ऐसे पानी को जो कि इस ड्यूट्रियम वाले आइसोटोप वाला पानी हो। ठीक है, और जो सॉफ्ट वाटर है ऐसे पानी को कहते हैं जिससे पानी की झाग बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। पानी इसके से जब वॉशिंग सोप से वॉश किया जाए या सरफ यूज़ किया जाए, किसी भी किस्म का डिटर्जेंट यूज़ किया जाए, तो उससे बहुत अच्छा लादर बनता है, झाग बहुत अच्छी बनती है, वॉशिंग अच्छी होती है। और हार्ड वाटर की टर्म यूज़ की जाती है ऐसे पानी के लिए जो कि अच्छी वॉशिंग नहीं करता बाय यूजिंग डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट से अच्छा झाग नहीं बनता, अच्छी वॉशिंग नहीं होती, ऐसे पानी को हार्ड वाटर कहते हैं। और इस पानी के सॉफ्ट और हार्ड होने को डिसाइड करते हैं कुछ सॉल्ट्स जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। उन सॉल्ट्स की मौजूदगी की वजह से पानी ये होते हैं मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, जो डिजॉल्व फॉर्म में अगर हो तो पानी होता है हार्ड वाटर। ठीक है, तो हार्ड वाटर में ड्यूट्रियम का तो कोई काम नहीं है, लिहाजा इसमें राइट ऑप्शन क्या होगी? हैवी वाटर। हैवी वाटर कहते हैं ऐसे पानी को जिसमें वाटर H2O वाला जो फॉर्मूला है उसमें H2O वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कौन सा होता है? जिसका मास है 2। ठीक है, 2 मास वाला यानी ड्यूट्रियम वाले जो आइसोटोप है, वो वाला आइसोटोप अगर वाटर की कंपोजिशन में मौजूद हो तो ऐसे पानी को हैवी वाटर कहते हैं। ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव बात थी। तो ये है जी इंफॉर्मेशन वाला MCQ। उसके बाद है जी द क्वेश्चन नंबर 9, द आइसोटोप C12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ। तो बेटा ये फिर एक और याद वाली बात है, हमने पढ़ा था कि टोटल 98.9% जो है ये होता है आपका C12 वाला आइसोटोप, बाकी दोनों 1.1% है जहाँ तक मुझे याद है। तो अगर आपको नहीं भी याद तो आप ये ज़रा आइसोटोप वाला टॉपिक निकालें और उसमें से कार्बन की आइसोटोप की अबंडेंस पढ़ें। ये है पेज नंबर 39 पे। तो ये थी टोटल 98.9। तो 98.9 क्योंकि यहाँ पे नहीं है, लिहाजा आप कौन सी ऑप्शन को पिक करेंगे? नन ऑफ दी, सॉरी ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए जी हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। ये फिर एक और लर्निंग वाला MCQ है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसके बारे में थी? और बेटा इस चैप्टर में से इस साइंटिस्ट का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया, ये नाम आपने फुल नेम ज़रूर याद करने हैं। तो ज़रा सोच के बताएं मुझे कि प्रोटॉन के बारे में क्या है राइट आंसर। हाँ जी, सबसे फर्स्ट ही राइट आंसर है। अभी हमने पिछले MCQ में इसको डिस्कस भी किया कि गोल्डस्टेन के नाम से फ़ौरन हमारे जहन में आता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन से हमारे जहन में आना चाहिए गोल्डस्टेन। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। एंड आई होप आपने MCQ को सॉल्व करने का तरीका एंजॉय किया होगा और आप हमेशा हर सब्जेक्ट के MCQ इसी तरह से सॉल्व करेंगे, सारी ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ के उसको आंसर्स को डिफेंड करेंगे और फिर राइट आंसर को क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आप इनको करें, MCQs को मार्क करें और साथ ही इनको लर्न भी करें जिस तरह से मैंने बताया। ठीक है, इट विल हेल्प यू और आपको कभी ये भूलेंगे नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।